जेठानी का घूंघट। नितिभा की शादी अद्वैत से होती है। नितिभा एक पढ़ी लिखी लड़की होती है। वहीं अद्वैत के परिवार यानी कि नितिभा के ससुराल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता सिवाय बेटों के। ससुराल में सास राजेश्वरी, ससुर प्रीतमलाल, जिठानी पल्लवी, जेठ गौतम और पल्लवी और गौतम का छोटा लड़का नमन रहते हैं। जैसे ही नितिभा ससुराल में आती है वैसे ही वो देखती है कि सभी जिठानी पल्लवी पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और वो 24 घंटे बस घूंघट ओढ़े ही रहती है। अरे ओ बैल बुद्धि बहू, अरे सिलबट्टे पे ठीक से मसाले कूटती नहीं क्या? जरा भी स्वाद नहीं आता आजकल की बनी सब्जियों में। मूड ऑफ कर देती है ये औरत। जाओ जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना लो। इतने साल से इस घर में रह रही है फिर भी अकल नहीं आई अब तक। बड़ी बहू होने के नाम पे कुछ नहीं हो तुम। और खबरदार जो घूंघट हटाया तो। ये देखकर नितिभा भी अपना घूंघट ओढ़ लेती है और कहती है, ससुर जी आलू का मसाला बनाकर रखा है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ, ठीक है? अरे नितिभा, तुमने क्यों ये घूंघट ओढ़ लिया? अरे तुम्हें पराठे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पल्लवी बहू है। बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, तुम में और पल्लवी बहू में मानो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम ये घूंघट हटा दो। राजेश्वरी जाओ, छोटी बहू का घूंघट हटा दो। राजेश्वरी नितिभा के पास जाती है और अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देती है। पल्लवी के पति गौतम को गुस्सा तो आता है पर वो माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल पाता और बेचारी पल्लवी घूंघट के अंदर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। राजेश्वरी और प्रीतमलाल नितिभा से इतना काम भी नहीं कराते और उसे घूंघट ओढ़ने से भी मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी से वो बहुत सख्ती से पेश आते। अद्वैत, ये तो गलत है ना? सासू माँ और ससुर जी पल्लवी दीदी और मुझ में कितना भेदभाव कर रहे हैं। कोई और रहती तो अब तक मुझसे जलकर न जाने क्या कर लेती मेरा। लेकिन एक पल्लवी दीदी है जो मेरे और उनके कंपैरिजन की बातें सुनकर ज़रा भी शिकायत नहीं करती। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं नितिभा, मेरे मॉम डैड ऐसे ही हैं, टिपिकल पुराने विचारों वाले, लड़का लड़की में फ़र्क करने वाले। तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं, और पल्लवी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, सीधी है, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि बहुत गलत है। गौतम भाई को भी बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल कर लेते हैं। पल्लवी पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं लेते। राजेश्वरी और प्रीतमलाल उससे बहुत सारा काम करवाते रहते हैं, फिर चाहे उसे बुखार हो या वो कितना भी थकी क्यों ना हो। घर को संभालना, नमन की परवरिश, गौतम की देख रेख, न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों की गठरी लेकर चलती पल्लवी। सबको खाना परोसती और फिर बाद में खुद खाती। इतने त्याग के बाद भी उसे सिर्फ दुनिया भर के ताने ही सुनने मिलते जो उसकी आत्मा पर कोयले के जैसे जलन देते। नितिभा से अपनी जिठानी का ये दर्द देखा नहीं जाता और वो उसे थोड़ी सी ही सही लेकिन खुशी मिले इसलिए अद्वैत से पूछकर पल्लवी के मनपसंद जलेबी फाफड़ा ले आती है। पल्लवी दीदी, ये देखिए, खुशबू से तो आप घूंघट में ही पहचान गई होंगी कि मैं क्या लाई हूँ। अद्वैत ने बताया मुझे कि आपको जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है। चलिए अभी जल्दी से अपने ये मसालों से भरे हाथ धोइए और खाने के लिए बैठ जाइए, मैं आपको सर्व करती हूँ। नहीं नहीं नितिभा, मैं ये नहीं खा सकती। क्यों? फ्रेश है, मेवालाल मिष्ठान भंडार से लाई हूँ, खाइए तो। नहीं नहीं, सासू माँ और ससुर जी ने अब तक खाना नहीं खाया। उनके गले के नीचे जब तक खाने का निवाला नहीं उतरता मैं तब तक खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती, वरना वो मुझे बहुत सुनाएंगे और फिर गौतम जी और नमन को अच्छा नहीं लगता, उनकी जान जलती है। बस दीदी, आप कब तक डरती रहेंगी? मैं हूँ ना, चलिए, आपको अपनी इस देवरानी की कसम, खाइए चलिए। नितिभा जैसे तैसे पल्लवी को जलेबी फाफड़ा खाने के लिए राजी करती है और फिर दोनों जिठानी देवरानी खाने लग जाती हैं कि तभी प्रीतमलाल और राजेश्वरी मंदिर से घर लौट आते हैं और वो दोनों पल्लवी पर चिल्लाते हैं, अरे ओ नासपिटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे पीठ पीछे ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग गई है? माफ कीजिए सासू ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। पल्लवी कांपते हुए हाथों को जोड़कर सास ससुर से माफ़ी मांगती है। तू इस घर के तौर तरीके भूल गई क्या?
अरे इस घर में हमारी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, और तू अपना बहु धर्म भूल गई। हमसे पहले ही अन्न का निवाला खा लिया। नितिभा बहू, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस पल्लवी से दूर रहो और इसे अपनी सहेली बनाने की कोशिश मत करो। ये तो तुम्हारे लेवल की है ही नहीं। राजेश्वरी और प्रीतम लाल की कड़वी बातें सुनकर पल्लवी रसोई में जाकर अपने मुंह को पल्लू से दबाते हुए फूट फूट कर रोती है। और ये सब देखकर नितिभा को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने आप से कहती है, पल्लवी दीदी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है, अन्याय है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन मेरे कुछ करने या ना करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ससुर जी और सासू माँ तब जाकर शांत बैठेंगे जब पल्लवी दीदी अपना घूंघट हटाएंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाएंगी। गौतम भाई भी सासू माँ और ससुर जी के डर से कुछ नहीं कर पाते। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन राजेश्वरी और प्रीतम लाल का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ता जाता है और वो पल्लवी से किसी नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। नितिभा एक चाल चलती है। जब प्रीतम लाल अपना नया चश्मा बनवा कर लाते हैं, तब वो नमन से कहकर उस चश्मे को तोड़वाती है और नादान नमन उसे तोड़ भी देता है। और जब प्रीतम लाल और राजेश्वरी उस टूटे हुए चश्मे को देखते हैं, तब वो दोनों भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और नमन को खूब सुनाने लगते हैं और छड़ी से मारने लगते हैं। क्यों तोड़ा तूने मेरा चश्मा जानबूझकर? हाँ, क्यों तोड़ा? ये ले, और करेगा गलती? नहीं दादाजी। मारिए इसे, और बहुत बिगड़ता ही जा रहा है ये दिन ब दिन। पता भी है कितना महंगा था ये चश्मा, निकौड़ा कलमुआ कहीं का। उतने में अपने बेटे के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पल्लवी भागे दौड़े रसोई में काम छोड़कर बाहर आती है और आखिरकार अपना घूंघट हटाकर अपने बेटे को बचाती है और अपने सीने से लगा लेती है। वो राजेश्वरी और प्रीतम लाल की तरफ गुस्से से लाल भयंकर आंखों से देखती है। इतना गुस्सा कि सामने वाले की रूह कांप उठे और एकदम जोरदार तेज आवाज में चिल्लाती है, बस हाँ, आप दोनों अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, एक माँ खुद पे बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बेटे पे नहीं, अपने संतान पे नहीं। मेरे कलेजे के टुकड़े को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की आप दोनों ने? हाँ। पल्लवी की आवाज़ सुनकर गौतम और अद्वैत दोनों भी हॉल में आ जाते हैं। सभी पल्लवी का ये रौद्र रूप देखकर चौंक जाते हैं। पल्लवी बहू, तुम चुप कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे गलती क्या है मेरी? बस इतनी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हमेशा मुझ पर अत्याचार करते रहे, मुझे दबाव में रख, मुझे घूंघट ओढ़ कर रहने के लिए कहा। इतना सारा अन्याय, लेकिन अब नहीं, अब ये पल्लवी किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि मैं अब आप दोनों के दबाव से दबूंगी ही नहीं। चाहे जो करना है कर लीजिए। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मेरी जय जयकार, और पल्लवी दीदी का तिरस्कार, ये कहाँ का न्याय है? आप दोनों अगर पूरी दुनिया में भी चिराग लेकर ढूंढने जाएंगे ना, तो भी आपको पल्लवी दीदी जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। इन्होंने जितना त्याग, जितना बलिदान इस घर के लिए किया है, उतना तो एक सगी औलाद भी नहीं कर सकती है, वो भी इतना अपमान और अत्याचार सहने के बावजूद भी। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि रोज़ रसोई में घंटों तक इनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, प्याज काटने की वजह से नहीं, अपने मन पर, अपने दिल पर लगी चोट की वजह से। मैं आज तक शांत था, लेकिन अब नहीं। अब मैं मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे माफ़ कर दो पल्लवी, मैं तुम्हारे अत्याचार में तुम्हारा साथी, तुम्हारा हमदर्द तो बना, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ा नहीं। शायद मैं अपने मम्मी पापा से डर रहा था या अपनी मर्यादा को पार नहीं कर पा रहा था, पर अब मैं लड़ूंगा, फिर चाहे ये लड़ाई मुझे मेरे माँ और पापा से ही क्यों ना करनी पड़े। चलो पल्लवी, अपना, नमन का और मेरा सारा सामान पैक करो। हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे जो इतने बुरे हैं। गौतम पल्लवी और नमन का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही ही होता है कि तभी राजेश्वरी और प्रीतम लाल भावुक होकर सबसे माफ़ी मांगते हैं। रुक जाओ गौतम बेटा, हमें माफ़ कर दो पल्लवी बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज हमारी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल गई है, हमें एक आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हम तुमसे विनती करते हैं, अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक आखिरी मौका दे दो।
हम फिर कभी भी तुम्हारे साथ वैसे पेश नहीं आएंगे। राजेश्वरी और प्रीतमलाल दोनों भी पल्लवी से माफ़ी मांगते हैं। पल्लवी और गौतम उन्हें माफ़ कर देते हैं और इस तरह पूरा परिवार फिर से खुशी से रहने लगता है।